जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस क्लास में जो कि है भारत की राज्य व्यवस्था। और इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लगातार क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें कि हम कंप्लीट कर रहे हैं अ, जो कंपनी शासन अधिनियम है उस पर हम लगातार क्लास ले रहे हैं। और इसमें हमने कंप्लीट कर चुके हैं लगातार स्टार्टिंग से, जिसमें कि भारत भारत की राज्य व्यवस्था पर ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के समय में जो अधिनियम बनाए गए थे उस पर हम पिछली दो क्लासेस में दो रेगुलेटिंग एक्ट अपन इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में 1781 का अमेंडिंग एक्ट और 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट की जो एक्ट है, ये तीनों की तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली दो क्लासेस में। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम आगे चलेंगे उससे, जिसमें कि हम उसके आगे वाला अधिनियम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे अधिनियम हम इस भारत की राज्य व्यवस्था में ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में जो घटनाएं घटी, जिस तरीके से अधिनियम लाए गए और उसमें जो प्रोविजन रखे गए थे अंग्रेजों के द्वारा, वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ में अन्य एग्जाम्स की, जिसमें कि भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी की टॉपिक आते हैं लगातार, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस का एग्जाम हो, सभी में कहीं ना कहीं पे ये सारे पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने होंगे, तैयारी करनी होंगी। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगला जो एक्ट आया था उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, दो तरीके के भारत में अंग्रेजों के उपनिवेशिक काल के दौरान जब अंग्रेजों का शासन था, तो दो तरीके के यहाँ पर एक्ट लाए गए थे। सबसे पहला एक्ट था वो कंपनी एक्ट कहलाया था, जिसको कि कंपनी शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला। देन उसके बाद में जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में भारत का शासन आ गया था, तब उसको भारत शासन अधिनियम दिया गया था, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। तो इस तरीके के दो तरीके के यहाँ पर अधिनियम आपको भारत में उपनिवेशिक काल यानी कि भारत की गुलामी के समय के देखने को मिलेंगे। तो उसको हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में दो अधिनियम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से किए थे? पहले सबसे पहले कंप्लीट किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद में हमने देखा था 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट आया था, उसमें उसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी। उस कमियों को पूरा करने के लिए यहाँ पर 1781 का अमेंडिंग एक्ट आया था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। और कंप्लीट किया था पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था। तो पिछली क्लासेस में हम ये तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो यहाँ पर वो देखेंगे कंपनी एक्ट जो आया था, भारत कंपनी अधिनियम 1786, और उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1793। इन दोनों को आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक पॉइंट्स जो उसमें किस तरीके के यहाँ पर चेंजेस लाए गए और कैसे ये पूरे के पूरे नियमों में जो जानकारी मिलती है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बात करते हैं 1786 का अमेंडिंग एक्ट, 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786 के नाम से इसको जाना जाता है, और इसको यहां पर हमें समझेंगे। सत्रह सौ छियासी का जो अमेंडिंग एक्ट है, अगर हम उसके बारे में बात कर लें तो ये 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, यानी कि उससे पहले जो गवर्नर आए, देन उसके बाद में 1786 में जब लॉर्ड हेमरेस्ट की विदाई होती है, देन उसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर बंगाल का गवर्नर बनाकर बुलाया जाता है, इसको नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही नोट कीजिएगा, जब 1786 में कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, गवर्नर जनरल बनाया था।
जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, तब इस इस अधिनियम को, जो 1786 का अधिनियम बोला जाता है, तब ये अधिनियम लाया गया था। यानी कि उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ यहाँ पर शर्त रखी थी, कुछ कंडीशन रखी थी। उस कंडीशन के बेसिस पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल, यानी कि भारत में उस समय कंपनी के शासन काल में गवर्नर जनरल बनने के लिए कुछ डिमांड रखी थी कि अगर ये डिमांड मेरी पूरी होती है तभी जाकर मैं यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर पहुंचूंगा। यानी कि यहाँ पर जब गवर्नर जनरल बन के आया था, उस समय कुछ डिमांड रखी थी, कुछ शर्तें रखी थी। तो उसमें से जो शर्तें थी, प्रमुखता से 2 शर्तें यहाँ पर रखी गई थी, ये जानकारी मिलती है। वो 2 शर्तें क्या थी, ये भी बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं अवश्य, तो उनको आपको याद रखना। तो इसमें पहली जो शर्त थी वो थी, उसे तो विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को ना मानने का अधिकार। यानी कि इसमें जो काउंसिल बनाई गई थी, पिछले अधिनियम में मैंने आपको बताई थी 1784 का जो पीस इंडिया एक्ट था, उसमें जो काउंसिल थी, जो उस काउंसिल में जो उससे पहले 1773 में जो अधिनियम आया था, तब उसमें काउंसिल में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। लेकिन यहाँ पर 4 सदस्य को 1784 का जब पिच इंडिया एक्ट आया था, तो उसमें से 1 कम कर दिया गया था, और जो 1 बचा था, यानी कि 3 रह गए थे, और जो चौथा सदस्य जो कम किया गया था, वो यहाँ पर जो सेनापति था, सेना का जो सेनापति था, यानी कि गवर्नर जनरल को यहाँ पर शामिल कर लिया गया था। तो यह मामला था। लेकिन यहाँ पर 1786 का जो मामला आया, इस 1786 के अधिनियम में जो मतलब कि विशेष मामले, कुछ विशेष मामले जिसमें कि उसका कुछ रोल इंपॉर्टेंट रहे गवर्नर जनरल का, तो वहां पर जब काउंसिल कोई भी एक डिसीजन लेती, काउंसिल का कोई भी निर्णय होता, उस निर्णय को ना मानने का अधिकार यहाँ पर मांगा था। किसने? जब कॉर्नवालिस यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। तो उसमें से पहली शर्त जो थी वो थी काउंसिल के निर्णय को ना मानने का अधिकार। यानी कि विशेष मामलों में, ये जरूर लिखिएगा, विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय को ना मानने का अधिकार। ना मानने का अधिकार हो, ये एक पहली शर्त रखी थी, जो कि 2 शर्तों में थी। शर्त को मैं अलग से और एक स्टार लगाता हूं, तो ये 2 शर्तें थी इसमें। तो पहली शर्त थी, विशेष मामले में जब कोई विशेष मामला आए तो काउंसिल के निर्णय को ना मानने का अधिकार यहाँ पर कॉर्नवालिस ने मांगा था। और दूसरा था, उसे कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, यानी कि जो मुख्य कमांडर होता है उसका पद उसको दिया जाए, उसे कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। कमांडर इन चीफ का पद भी उसको दिया जाए। ये उसमें 2 डिमांड यहां पर रखी थी। छोटा सा है ये, इसको बस इतने ही शब्दों में आपको याद रखना है। 2 शब्द रखी थी, 2 शर्तें रखी थी। उस शर्त के लिए ये जो 1786 का जो प्रावधान लाया गया था, 1784 का जो एक्ट लाया गया था, वो इसी के लिए लाया गया था। छोटा सा याद हो जाएगा आपको। तो इन दोनों शर्तों के लिए 1786 के कानून में के जो प्रावधान है उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो इतना ही आपको ये 2 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है। तो गवर्नर जनरल जैसे ही बनकर आता है, तो इसका जो कार्यकाल था वो 1786 से लेके 1793 तक रहता है। ये आप याद रखिएगा। और 1793 के बाद में यहाँ पर जो और उसके बाद का भी जो समय था, यानी कि 1786, इसका जो कार्यकाल था 1786 में भी था। ठीक है ना, नोट कीजिएगा, 1786 से लेके 93 में भी था, और 93 के बाद में ये लगभग 1799
ऐसे ही कुछ है। ये जो कार्यकाल था ये 1793 तक तो था ही, उसके बाद में अपन आगे देखेंगे इसमें। तो 1793 तक का जो कार्यकाल था उस समय तक ये यहाँ पर इन शर्तों के साथ में यहाँ पर गवर्नर जनरल के पद पर रहता है बंगाल में। इसके बाद में हम आगे आप देखते हैं, इतने ही पॉइंट इसके याद रखने, दो पॉइंट है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखना। अब आगे जो मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1793, जिसको कि चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप यहां पर, चार्टर एक्ट। क्या? चार्टर एक्ट 1793, ये हेडिंग आप इसमें डाल लीजिएगा। और इस हेडिंग के साथ में अब हम कंप्लीट करने वाले हैं इस एक्ट को, चार्टर एक्ट। इसको चार्टर कानून के नाम से जाना जाता है, चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इसमें जो थी, इसमें वो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई जो काउंसिल के निर्णय के ऊपर की जो शक्तियां थी, वो भविष्य में सभी जनरलों के एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित, यानी कि जो शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब यहाँ से चला जाता है, उसके बाद में जो आने वाले जो गवर्नर जनरल यहाँ पर बनने वाले थे, उनके लिए भी इसको एक्सपेंड कर दिया गया था। यानी कि पर्टिकुलर यहाँ पर सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए वो शक्तियां नहीं रखी। उसके बाद में जब इसमें टेस्टिंग की गई और उसमें अच्छे रिजल्ट अंग्रेजों को मिलने लगे, तो उन्होंने ये जो शक्तियां थी जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को के समय दी गई थी, वो पूरी की पूरी जो शक्तियां थी वो आगे तक भी एक्सपेंड कर दी गई थी। यानी कि इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई जो शक्तियां थी, मतलब काउंसिल के निर्णय के ऊपर की जो शक्तियां थी, तो वो सारी की सारी शक्तियां भविष्य में जितने भी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ गवर्नर जनरलों तक ही सीमित नहीं किया गया था, एक पॉइंट और जोड़ा गया था, जो कि उसके बाद में जो प्रेसिडेंसियां बनी, जिसमें कि मद्रास की प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, उन प्रेसिडेंसियों तक भी इसको, ये पावर को एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट होगा यहाँ पर, इसको नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पावर्स को जो कि काउंसिल के ऊपर जो निर्णय लेने वाले थे उन सभी को, यानी कि, ठीक है ना, आगे बढ़ने वाले गवर्नर जनरल और गवर्नर, जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर, उन तक भी विस्तारित कर दिया गया था। उन तक भी विस्तारित कर दिया गया जो पावर थी। तो इस कानून से गवर्नर जनरल को जो उस समय के जो बॉम्बे के और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, उन सरकारों के ऊपर भी अधिक नियंत्रण की शक्ति प्रदान कर दी गई। यानी कि अब वो काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकती थी, उनको भी ये पावर एक्सपेंड कर दिए गए थे। और फिर उसके बाद में जो भी गवर्नर जनरल बनकर आए बंगाल का, और उसके बाद में अन्य प्रेसिडेंसी का, वहां तक भी इसको आगे बढ़ा दिया गया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा। अब ले लेते हैं अगला पॉइंट क्या था, जो कि इस एक्ट में, जिसको कि चार्टर एक्ट 1793 के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, ये चार्टर एक्ट है, ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट जो था वो था, इसमें भारत पर व्यापार का एकाधिकार को, ठीक है ना, एकाधिकार, यानी कि यहाँ पर आपको एक बात और नोट कीजिएगा, भारत पर जो उस समय इंग्लैंड से जो कंपनी आई थी, इंग्लैंड से कंपनी आई थी, वो एक ही कंपनी आई थी जिसके ऊपर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कंट्रोल था पूरा बोर्ड का, और उसी कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार था। तो यहाँ पर अन्य कंपनी जो इंग्लैंड की थी वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, जिस तरीके से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस कर रही थी और यहाँ से काफी ज्यादा फायदा उसको मिल रहा था। तो इंग्लैंड में जो कंपनियां काम कर रही थी उनको भी उत्साह था और वो भी आना चाहती थी भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन
इस एक्ट में अब जो दूसरी कंपनी थी उनको यहां पर अभी भी रोका गया, यानी कि यहां पर जो व्यापार का एकाधिकार था वो इस एक्ट ने इसको आगे 20 वर्ष तक बढ़ा दिया, यानी कि कंपनी का व्यापार करने का एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली, यानी कि उसके अलावा और कोई कंपनी यहां पर बिजनेस नहीं करेगी। तो इस एक्ट ने जो एकाधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, यानी कि इसके अलावा अभी कोई दूसरी कंपनी इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने नहीं आ पाएगी। यही कंपनी है जो कि लगातार अगले 20 वर्षों तक यहां पर व्यापार करेगी, यानी कि भारत में व्यापार करने के लिए यहां पर एक पूरा का पूरा अमेंडमेंट कर दिया गया और यहां पर अगले 20 वर्ष तक और एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि पहले से ये कंपनी कर ही रही थी, जो कि 1608 के बाद में यहाँ पर 1793 आ गया और 1793 से लेके अगले 20 वर्ष यानी कि 1803 तक, ठीक है, यानी कि 1793 1803 आएगा, 1803 के बाद में 1823 तक की बात हो गई है। 1793 से 1803, 1803 के बाद में 1813 तक, यानी कि 1803 से लेके 1813 तक का ये जो व्यापार था, यानी कि 93 से 3 और 3 से लेके 13 तक का जो व्यापार था, वो व्यापार यहाँ पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में इसके राइट मिल गए थे 20 वर्ष तक के लिए। तो इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, तो बहुत ही ज्यादा आपको काम आने वाला है। इसमें कमांडर इन चीफ, यानी कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होना की जो अनिवार्यता थी वो समाप्त कर दी गई। यानी कि आपको मालूम होगा, इससे पहले मैंने 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट बताया था, उस पीट्स इंडिया एक्ट में जो एक सदस्य था, यानी कि 4 सदस्य पहले से थे, तो उसमें से एक सदस्य कम करके इसमें कमांडर इन चीफ यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसको यहाँ पर शामिल कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें गवर्नर जनरल को काउंसिल के सदस्य की जो अनिवार्यता थी, यानी कि उसमें सदस्य उनको होना चाहिए, वो जो अनिवार्यता थी वो अनिवार्यता यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये लिखिएगा कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य की अनिवार्यता यहाँ पर समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, सदस्य होने की जो अनिवार्यता थी, यानी कि सदस्य यहाँ पर होना चाहिए, वो हटा दिया गया। समाप्त कर दी थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा यहाँ पर। अब उसको सदस्य हो या ना हो, उसके अगर उसको चाहता है कि उसको सदस्य बनना है तो बन सकता है, और अगर नहीं चाहता है तो उसकी अनिवार्यता यहाँ पर कंपलसरी होना दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो अगला पॉइंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट्स, क्योंकि इसमें से एक पॉइंट्स पे कहीं पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें इस कानून में, अब अगला पॉइंट देखिएगा, इस कानून में जो व्यवस्था दी गई थी उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे तथा उसके जो कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही, यानी कि यहाँ पर जो अब सैलरी थी, यानी कि जो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे और साथ ही साथ में जो उस समय कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो वर्कर थे, जो कि यहाँ पे काम करते थे, अब भारत में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, भारत में ही जो फायदा हो रहा था, उस फायदे से ही भुगतान किया जाएगा। यानी कि अब उसको सैलरी इंग्लैंड से नहीं आएगी, अब वो सैलरी यहीं से
आपको निकाली जाएगी। यहीं से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था, जो राजस्व, भारतीय राजस्व था, उसी से ही इसका भुगतान किया जाएगा। ये पॉइंट था यहाँ पर। आ गया समझ में? यानी कि इस कानून में ये व्यवस्था दी गई, इस कानून में ये व्यवस्था दी गई। क्या व्यवस्था दी गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके जो कर्मचारी थे, उनके जो वर्कर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर एम्प्लॉय, की जो सैलरी थी, यानी कि उनको जो उनको उनका भुगतान करना था, वो भुगतान पूरा का पूरा भारतीय की सैलरी कर सकते हैं, सैलरी लिख सकते हैं, या फिर भुगतान, सैलरी भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। तो ये 3-4 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप याद रखिएगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और इसके पिछले पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट था कॉर्नवालिस के जो पावर थे, वो जो कॉर्नवालिस को पावर दिए गए थे, वो पूरे के पूरे पावर आगे के जितने भी उस समय के गवर्नर जनरल बनने वाले थे कॉर्नवालिस के बाद में, और उसके बाद में प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे, उन सब तक इसको विस्तारित किया गया। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कंपनी के व्यापार करने का जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, उसको अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। यानी कि 1793 से लेके 1813 तक अभी पूरे राइट्स इनके पास में रहेंगे। आगे चल के ये राइट धीमे धीमे कम होंगे, फिर दूसरी कंपनियां भी यहाँ पर आएंगी, जो अगले एक्ट में इसको अमेंड करके मिलेगा। लेकिन अभी इसको याद रखना है आपको। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, कमांडर एंड चीफ के साथ में जो काउंसिल में जो मेंबरशिप थी, वो यहाँ पर उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। और उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके एम्प्लॉयों की जो सैलरी थी, जो भुगतान था, जो वहां पे काम करते थे, उनको जो सैलरी मिलती थी, उन्हें जो भुगतान किया जाने वाला था, और जो उनको तनख्वाह मिलती थी, उन तनख्वाहों का पूरा बोझ अब भारतीय राजस्व पर आ गया था। यानी कि भारत से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उस रेवेन्यू से ही भुगतान किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे अब भारत की ही जमीन से जो फायदा मिल रहा था, जो धन इकट्ठा हो रहा था, उस धन से ही इनका भुगतान हो रहा था। तो एक प्रकार से ये पूरा अमेंडमेंट जो थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आज मैंने आपको ये दोनों जो एक्ट है, जो कि 1786 का एक्ट, जो कि कंपनी एक्ट 1786 कहलाता है, और ये जो कहलाता है, ये चार्टर एक्ट कहलाता है, चार्टर एक्ट 1793 कहलाता है। ये दोनों मैंने आपको इस क्लास में कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद में हम अगला जो एक्ट देखेंगे, वो एक्ट रहेंगे जो वो रहेंगे 1813 का जो एक्ट है, ठीक है ना, जिसको कि 1813 का चार्टर एक्ट ही कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद 1793 के बाद में जो एक्ट आए, उनमें चार्टर जोड़ा गया। चार्टर एक्ट 1893, और 1893 के बाद में अगला जो एक्ट आया, उसको भी यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि इसके बाद में 1893 की, क्योंकि फिर बाद में जो एक्ट आए, वो 20 वर्ष के बाद में आए। फिर 1833 का जो एक्ट है, ये दोनों एक्ट की चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो क्लास बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके साथ में लगातार, तो इनको बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश मैं करूंगा। मेरी क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो इसको फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, और साथ ही साथ में आप मेरी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और इसके साथ साथ हम एमसीक्यू सीरीज भी ले रहे हैं, जो कि अभियान एकेडमी के चैनल से हैं, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि आपको लगातार एमसीक्यू मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और अन्य सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर एमसीक्यू चल रहे हैं। कहाँ पर? अभियान एकेडमी पर। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूँ, जिसमें कि 2 हमने एक्ट कंप्लीट कर लिए। अगले जो एक्ट है, वो अगली क्लास में आपको मिलेंगे। तो लगातार आप मेरे
चैनल के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।